आज हम हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित एक एकांकी करेंगे। सबसे पहले हम हबीब तनवीर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि हबीब तनवीर जी का जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था और 1944 में नागपुर से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मतलब ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ पर पढ़ाई की और उसके बाद ये दिल्ली आए और वहाँ पर इन्होंने नाट्य मंच की स्थापना की। मंच कहते हैं स्टेज को, नाट्य मंच जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता जैसे कई रूपों में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की। हबीब तनवीर जी ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा महत्वपूर्ण काम किया। बहुत से पुरस्कार इसके लिए इन्हें मिले, पद्मश्री, बहुत बड़े पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, जिनमें से मुख्य नाटकों के नाम है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन और फिर माँ की आत्म कहानी और बसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी, मुद्रा राक्षस नाटकों के आधुनिक रूपांतर हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे। आप सबको पता ही है, अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि अंग्रेज जो भारत आए थे, व्यापारिक दृष्टि से आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। परंतु जब उन्होंने भारत आकर देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, राजा महाराजाओं की बहुत बड़ी बड़ी विरासतें हैं, उनकी रियासतें हैं, उनके पास खूब धन दौलत है, क्योंकि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और बहुत अधिक प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के लोग भी बहुत पृष्ठपोषक शक्तिशाली हैं, काम करना चाहते हैं और उनका मन यहाँ आकर बदल गया और उनके मन में बेईमानी की भावना आ गई। उन्होंने भारत की कई रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत आई, उसने कई रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। और जब उनकी नीयत के बारे में पता चला, भारतीयों को पता चला कि ये तो बेईमान लोग हैं, तो भारतीयों के मन में रोष पैदा हुआ, क्योंकि कोई अगर हमारे घर में आकर की अधिकार जमा ले, हमसे ही गुलामी करवाए, हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करे, तो उस समय हमारी मनस्थिति क्या होगी? हम कहेंगे तुम कौन होते हो कि जो हम पर रोक डाल रहे हो, ये तो घर हमारा है। तो उसी तरह भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने, मतलब कि बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामे हैं, उनका वर्णन किया गया है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वीर जाबाज व्यक्ति हुए, सिपाही हुए, जिनके बारे में शायद हम बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके बारे में हमें आज तक पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे ही एक वीर जाबाज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसने अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का खूब प्रयास किया। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम करने का लक्ष्य था। अंग्रेजों को इस देश से वो बाहर निकालना चाहता था और उसके बाद वो बताते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। वह बहुत ही निडर था, दिलेर था और जैसे कि एक शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने, मतलब उससे मुकाबला करने को वो उतावला रहता था, इतनी बहादुरी थी। इसी तरह वो कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको वो बाहर निकालना चाहता था और इसके लिए वो कर्नल के खेमे में जा पहुंचता है और उसकी बहादुरी देखकर कर्नल को भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो शायद किसी शत्रु के लिए कभी किसी ने ना किए। ये एक कहानी है, बड़ी कहानी है, उसे एकांकी के रूप में
कुल 4 मुख्य पात्र हैं। वो पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। और इस पूरे नाटक को खेलने का समय या फिल्माने का समय कुल 5 मिनट है। जमाना है सन 1799 ईस्वी की बात है और समय है रात का। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज, कर्नल का नाम क्या है, कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। जो उन्होंने वहाँ खेमा मतलब डेरा जमाया है, उसका अंदर का सीन बता रहे हैं। वहाँ पर 2 अंग्रेज बातें कर रहे हैं। वो कौन है? एक तो कर्नल है और दूसरा लेफ्टिनेंट है। चारों तरफ चांदनी रात है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल जो बात कर रहा है लेफ्टिनेंट से, कहता है कि जिंदगी, जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जंगल में जीवन जीना कोई आसान काम नहीं। हर समय मौत सर पर मंडराती है, चारों तरफ जंगली जानवरों के हमले का डर रहता है। और वो कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट के साथ, वो अपनी पूरी बटालियन के साथ वहाँ डेरा लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही वजीर अली को पकड़ना चाहता है। और लेफ्टिनेंट कहता है कि कैसा है ये वजीर अली, हम लोग इतने हफ्तों से, बहुत लंबे समय से यहाँ पर आकर बैठे हैं, सभी सिपाही भी तंग आ गए, ना तो वजीर अली हाथ आ रहा है, ना उसका कोई मतलब कहता रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। वजीर अली आदमी है या भूत, कहता जो किसी के हाथ नहीं आता है। कर्नल उससे बात करते हुए कहता है कि उसकी तो किस्से सुन, अफसाने सुनकर, अफसाने का यहाँ पर अर्थ आएगा किस्से सुनकर, रॉबिन हुड की याद आती है, उसके कारनामे याद आते हैं। अब रॉबिन हुड एक ऐसा तीरंदाज था और कुशल कारीगर था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों के साथ बगावत की थी। और उसमें जो आदमी था वो गरीब लोगों का हिमायती था। अंग्रेज जो अमीर लोग थे, अमीर अंग्रेज थे, उनकी संपत्ति वो बहादुरी से छीन छीन कर गरीबों में बांट दिया करता था, इसलिए उसे जाबाज कहा गया। तो उसी की तरह वजीर अली भी कुछ ऐसा ही था। तो कहता है कि उसके बाद तो उसके कारनामे याद आ जाते हैं जब वजीर अली के की बातें सुनते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में इस कदर नफरत थी और कोई 5 महीने ही हुकूमत की, हुकूमत का अर्थ होता है राज किया। उसने बहुत लंबे समय तक राज नहीं किया, सिर्फ 5 महीने तक राज किया, लेकिन 5 महीनों में ही अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर दिया। पाक का अर्थ यहाँ पर आएगा पवित्र कर दिया, हुकूमत करना, राज करना। और कहता है कि बहुत लंबे समय तक उसने नहीं राज किया, लेकिन 5 महीनों में ही उसने लोगों के मन में ये भावना पैदा कर दी कि अंग्रेजों का विरोध करें। और अंग्रेजों ने अपना प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर जमाने की कोशिश की थी और उसने लोगों में ऐसी जो उनका विरोध करने की भावनाएं, विद्रोह की भावनाएं भरी कि अब लोग अंग्रेजों से नहीं डर रहे थे। कर्नल कालिंज, लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल कालिंज से कि ये सियादत अली कौन है। इसके संबंध में आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सियादत अली कौन था, आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपने ध्यान से पढ़ना। आसिफ दौला का भाई था और वजीर अली का और उसका दुश्मन। कर्नल किसका दुश्मन? सियादत अली का। तो कहता है कि वजीर अली का और उसका दुश्मन था। असल में नवाब आसिफ दौला के यहाँ कोई लड़का होने की उम्मीद नहीं होती, कहते हैं उसकी कोई संतान नहीं होती, ऐसी उम्मीद नहीं थी। परंतु जब वजीर अली पैदा हो गया तो सियादत अली को लगा कि अब उसकी मौत सामने आ गई है, क्योंकि वजीर अली एक जाबाज था और उससे सियादत अली डरने लगा। उसे लगा कि अब ये वारिस पैदा हो गया है, तो इसलिए अब सारा राजपाट इसको चला जाएगा। सियादत अली ऐसा नहीं चाहता था। सियादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? मसलेहत होता है रहस्य था, इसके पीछे क्या रहस्य था? सियादत अली एक ऐसा राजा था कि जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लेता है। जिन लोगों ने तो उस समय अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने तो खूब ऐश की, और जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें युद्ध करना पड़ा
और उसमें कई राजा मर भी गए, परंतु सयादत अली ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। वह एक ऐश पसंद आदमी था, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए था, केवल ऐशो आराम वो पसंद करता था और अंग्रेजों से हाथ मिलाने में उसी का फायदा था। वो अपनी आधी जायदाद, मुमलिकियत होता है जायदाद, अंग्रेजों को दे देता है, आधी अपने पास रख लेता है, खुद भी ऐश करता है और अंग्रेज भी उसकी जायदाद के बल पर ऐश करते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि वजीर अली के पास उस समय कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने उसे वहां से हटा दिया, अपने पद से हटा दिया था और अब वो जो था एक उसके पास ना तो शक्ति थी ना हथियार थे और अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए उसे हथियारों की ज़रूरत थी, सेना की ज़रूरत थी। तो उसने सोचा कि वो शाह-ए-जमां जब हिंदुस्तान पर हमला करेगा तो उसकी आड़ में या उसके साथ वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ देगा, उनके साथ युद्ध कर लेगा। तो वह उसे बुलाता है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी और फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया था और फिर शमसुद्दौला ने भी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शमसुद्दौला कौन था। उसके उत्तर में वो कहता है कि नवाब बंगाल का निस्तबी होता है रिश्ते का भाई, जिसे आप कजन ब्रदर भी कहते हैं। वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट आगे से कहता है कि इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, जो कि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में बगावत हो और अंग्रेजों का विरोध हो, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करना चाहते थे। यही चाहते थे कि पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाए और वही राज करे। लेकिन जो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, वो अब उनके कारनामे जान चुके थे और वे उनके खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। जी हाँ, वो कर्नल आगे से कहता है कि अगर ये कामयाब हो गए ना हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लहर का विस्तार करने के लिए, या अगर ये लहर फैल गई तो क्या होगा कि युद्ध होगा। और वो जो युद्ध होगा वो बक्सर और पलासी के जो कारनामे हैं या जो युद्ध है वो उससे भी बढ़कर होगा। तो इसलिए वो आशंकित था कि कहीं ये लड़ाई छिड़ ना जाए। बक्सर और पलासी के युद्ध के बारे में आप सबने इतिहास में विस्तार से पढ़ा है। तो वो इस तरह से वो कहता है कि जो उस समय लॉर्ड क्लाइव के हाथों इन्होंने जो पाया था, अब लॉर्ड वेल्सली का राज है, तो ऐसा ना हो कि उसके समय में जो इन्होंने पाया है वो युद्ध के कारण ये सब खो बैठे। वजीर अली की आज़ादी लेफ्टिनेंट कहता है बहुत खतरनाक है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और हमें किसी ना किसी तरह इस वजीर अली को गिरफ्तार जरूर करना होगा। कर्नल कहता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी फौज लेकर मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। बरसों से वो हमारे आंखों में धूल झोंक रहा है। धूल झोंकना एक मुहावरा है, धोखा देना। और वह कहता है कि इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बटालियन लेकर इतना बड़ा डेरा जमाया हुआ, खेमा जमाया हुआ, हमने वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। और उसके साथ चंद जांबाज हैं, कुछ लोग ही हैं जो उसके हिमायती हैं, उस पर जान छिड़कते हैं, वही है। और मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करो, आपको आशय स्पष्ट करने के लिए भी दिया जा सकता है और आपको प्रश्न के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम का से क्या भाव है, से आप क्या समझते हो, बताइए। मुट्ठी भर आदमी का अर्थ है कि वजीर अली और उसके साथ केवल कुछ सिपाही ही थे, यहाँ कुछ जानिसार थे जो उस पर जान छिड़कते थे, केवल वही थे। लेकिन उन्होंने उनमें बहुत बहादुरी थी। जैसे आप एग्जाम्पल लो, महाभारत के युद्ध में 5 पांडव और उधर कौरवों के पास बहुत शक्ति थी, बहुत सेना थी, लेकिन पांडवों के पास बल था और वो इसीलिए युद्ध संभव हो पाया था।
उन कौरवों के मुकाबले पांडवों के पास चाहे कम थी, लेकिन उनमें बहादुरी बहुत अधिक थी। वीर थे, बहादुर थे। इसी तरह जब जो वजीर अली है वह एक बहुत बहादुर आदमी है और वो जंगलों में घूम रहा है। सुना है वजीर अली जाति तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है। मतलब जाति तौर पर कह लो, कई लोगों को जो बहादुरी है वो अपने खून से मिलती है और वो भी इसी तरह से ही बहादुर था। बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील को कत्ल करता। कर्नल आगे से कहता है कंपनी के वकील के कत्ल का क्या किस्सा क्या है, क्या कहानी है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी के वकील का वजीर अली ने कत्ल क्यों किया था। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। किस्सा क्या हुआ था कि उसको पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया गया। वजीर अली को पद से हटाया गया और उसे बनारस पहुंचा दिया गया। गुजारे के तौर पर उसे 3 लाख रुपया दे दिया जाता है, सालाना वजीफा दे दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है। मुकर्रर का होता है नियत, अंग्रेजी में जिसे आप कहते हो फिक्स कर दिया जाता है। परंतु पहले वो वजीर अली जो था वो एक बहुत बड़े पद पर था। कुछ महीने के बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है वो बार बार वजीर अली को तलब करता है, बुलाता है अपने पास। शायद वो उससे प्रश्नों के जरिए कुछ भेद जानना चाहता है या उसके मन में क्या बात है कि वो बार बार बुलाता है। वजीर अली को ये बात पसंद नहीं आती है। वह उसे लगता है कि अगर जनरल को कुछ पूछना है तो वो मेरे पास खुद आए, मैं ही क्यों वहाँ तक उसके पास बार बार जाऊँ। यह भी कारण हो सकता है कि उस समय जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में लंबा समय लग जाता था और वजीर अली को बहुत दिक्कत आती थी बार बार कलकत्ता जाने पर। तो वह वकील से शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे जनरल मुझे क्यों बुलाता है, उसे बुला बुला कहता है। तो लेकिन जो वकील है वो उसकी बात ही नहीं सुनता है, वजीर अली की बात नहीं सुनता, उसे अनसुना कर देता है और उसे ही भला बुरा कहना शुरू हो जाता है। वजीर अली को ही भला बुरा कहता है। तो उसे बहुत क्रोध आता है, वह बहुत क्रोधित होता है कि मैं अपनी शिकायत करने आया हूँ, मैं अपनी समस्या इसके सामने रखने आया हूँ और ये मुझे ऊपर से खुद ही सुना रहा है। तो वह गुस्से में आकर खंजर से उस वकील का काम तमाम कर देता है। काम तमाम करना भी एक मुहावरा है, मार देता है और वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वजीर अली जो है वो आजमगढ़ की तरफ चला जाता है और वहाँ के जो हुक्मरान थे वो उनको जानता होता है और वो लोग उसकी मदद करते हैं और उसे घाघरा तक पहुंचा देते हैं। घाघरा जो है वो नेम ऑफ द प्लेस है, स्थान का नाम है। और उसके बाद वह जो वजीर अली और उसके जो जानिसार हैं, मतलब जान छिड़कने वाले हैं, वो उन जंगलों में इधर उधर भटकते हैं और उन्हीं जंगलों में खेमा लगा रखा है कर्नल ने, लेफ्टिनेंट ने और साथ में पूरी बटालियन ने। काफी सैनिक वहां पर एकत्रित हैं। आगे से लेफ्टिनेंट पूछता है कि जो वजीर अली है उसकी स्कीम क्या, आगे का कार्यक्रम क्या। तो कर्नल उसे बताता है कि वो नेपाल जाना चाहता है ताकि वहां पर वो पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत को बढ़ाए। जब अफगानी हमला होगा तो उसकी ताकत अपने आप ही बढ़ जाएगी और सयादत अली को पद से हटाकर वह खुद वक्त पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, अंग्रेजों को बाहर निकाल सके। लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों ही इस बात पर शंकित है, उनके मन में शंका है। उन्हें नहीं पता कि वो नेपाल गया है या नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वो नेपाल चला गया। लेकिन फिर जो कई जासूस भी उन्होंने उस जंगल में छोड़े होते हैं, उनसे पता लगता है कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में इधर उधर घूम रहा है और वो बहुत सख्ती से पहरा देते हैं, उसका पीछा करते हैं। और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि एक घुड़सवार दूर से कुछ मिट्टी उड़ती हुई नजर आती है। मिट्टी गर्द को कहते हैं, गर्द उड़ती है और लगता है कि जैसे बहुत सारे सिपाही चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सिपाही नहीं होते, केवल एक ही घुड़सवार जो है वो दूर से आ रहा होता है।
कर्नल अपने सिपाही को आदेश देता है कि जाओ तुम जाकर देखो कि कौन है और इधर किस कारण आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद कोई वजीर अली का पता बताने आया हो, शायद कोई हमारी मदद करना चाहता हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ लोग उनसे उन्होंने इनाम भी जो है वो कहा होता है कि वजीर अली का कोई पता बताएगा तो उसे खूब बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई बात होती है शायद मन में। और घोड़ा तेजी से, सरपट घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है। सरपट होता है बहुत तेजी से घोड़ा उनकी तरफ आ रहा है। तो कर्नल सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ देखो कि घोड़ा को कहाँ पर बांध रहा है, उस पर नजर रखो और शुबे की तो कोई गुंजाइश नहीं। वो कहता है कि घोड़ा तो इधर नजदीक आ गया है और धीरे धीरे घोड़ा आकर रुक जाता है और चिल्लाकर वो कहता है कि जाओ देखो क्या कौन है। उसके बाद जो भी हो उसको अंदर भेज दो। मैं अपना सिपाही को गोरे को आदेश देता है। जब वो सवार थोड़ी देर बाद उसको वो अंदर ले आते हैं, कर्नल के पास ले आते हैं। कर्नल के पास खेमे में टेंट के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट भी होता है और एक वो जो उसे छोड़ने आया होता है सिपाही, वो भी आ जाता है। तो सवार जो है वो अंदर आकर कहता है कि मुझे ना एक तन्हाई मुझे एकांत में बात करनी है। कर्नल कहता है ये सब तो अपने ही हैं, तुम इनके साथ राजे दिल कह सकते हो। राजे दिल का अर्थ है अपने मन की बात कह सकते हो। लेकिन सवार आगे से कहता है कि दीवार हमगोश दारद तन्हाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे एकांत चाहिए, मुझे अपने मन की बात आपसे करनी है। तो कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट और साथ में सिपाही को बाहर जाने का आदेश दे देता है। और कर्नल अब खेमे के अंदर कौन कौन रह गया, कर्नल और वो सवार। तो वो उससे बातें करने लग जाता है और कुछ वक्फे के बाद, वक्फा होता है कुछ देर के बाद, दोनों मतलब उस खेमे में तो दोनों तन्हा ही रह जाते हैं। तन्हा का अर्थ यहाँ पर आएगा अकेले रह जाते हैं। कुछ वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार उससे कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ पर खेमा क्यों जमाया, आप इतना डेरा क्यों जमा कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार कर लो, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। कहता है इतना बड़ा लाम लश्कर, आप इसके क्या मायने। कहते इतने सारे सिपाही सालार इतनी शक्ति लेकर आप यहाँ पर खेमा जमाए हो, डेरा जमाए हो, इसका क्या मतलब है। एक ही तो आदमी को पकड़ना है आपने। तो कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कौन कह रहा है, सवार उसे कह रहा है कि वजीर अली को आप पकड़ना तो चाहते हो लेकिन वो तो बहुत बहादुर है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। कर्नल कहता है क्यों, मैं एक जांबाज सिपाही है इसलिए मैंने कहा। कर्नल मैंने भी सुन रखा है, अब तुम बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। कर्नल उससे पूछता है, कहता मुझे ना कुछ कारतूस चाहिए, चंद कारतूस, मुझे कुछ कारतूस चाहिए। कहता कारतूस किस लिए, तुम्हें क्यों चाहिए कारतूस। कहता मैं ना वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूँ इसलिए मुझे कारतूस चाहिए। वो 10 कारतूस कर्नल उसे दे देता है और सवार जो है वो उसका मुस्कुराते हुए धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है। फिर कर्नल पूछता है कि तुम वो कारतूस तो उसको दे देता है लेकिन उसने उसका नाम नहीं पूछा होता। कहता तुम्हारा नाम क्या है। कहता जी वजीर, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूँ, आपकी जान छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं आपको शायद मार ही देता। ये कहकर सवार उसके खेमे से बाहर चला जाता है और घोड़ा पर सवार होकर वो वहां से निकल जाता है। कर्नल सन्नाटे में, कर्नल बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, वहाँ खड़ा है और बिल्कुल शांत हो गया है। और उसी समय लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछता है कि कौन था ये। तो कर्नल दबी जबान से, बहुत ऊंचा स्वर नहीं होता, वैसे तो कर्नल कमांडिंग होते हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो बड़ी धीमे से बोलता है कि एक जांबाज सिपाही। वो उसका नाम नहीं बताता क्योंकि अगर वो वजीर अली का नाम बता देता तो उसकी लेफ्टिनेंट के आगे बेइज्जती हो जाती कि कर्नल के हाथों ही, जिसे पकड़ने के लिए पूरी बटालियन वहाँ है और खेमा जमाए हुए हैं और उसी के हाथों कर्नल के हाथ, जो कर्नल जो उनका इंचार्ज था, उसी के हाथों वह बहादुर जो है
कारतूस लेकर चला जाता है, तो ये तो बेइज्जती की बात है। तो इस पूरे नाट्य रूपांतरण को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वजीर अली किस प्रकार बहादुर सैनिक था, जो अंग्रेजों के डेरे में जाकर, खेमे में जाकर उन्हीं के हाथों ही कारतूस ले आता है और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते। हमने इतिहास में बहुत से लोगों के बारे में जानकारी हासिल की है, परंतु कई लोग हैं शायद उनके जीवन के बारे में हम नहीं जानते। तो वजीर अली एक ऐसा बहादुर और जांबाज सिपाही था जिसके बारे में हमने आज इस नाटक के द्वारा जाना। धन्यवाद।